Hello students, in this lecture we will be learning about indifference curve. Before going to the indifference curve, let's first understand some important points. सबसे पहले consumption bundle और budget set क्या होता है वो समझते हैं. Consumption bundle क्या है? Consumption bundle is a combination of a quantity of two goods. This is also called bundle of goods. For example, X1 and X2 would be denoted a bundle having X1 amount of good 1 and X2 amount of good 2. Similarly, 34,40 would mean 34 units of good 1 and 40 units of good 2. कंजम्पशन बंडल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स की क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन. उसको कैसे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट में x1, x2, मतलब x1 जो होगी वो पहले गुड की जितनी भी क्वांटिटी होगी वो, और x2 जितने भी दूसरे गुड की क्वांटिटी होगी वो. बजट सेट क्या होता है? It refers to all consumption bundles that a consumer can buy using money income at a prevailing market price. बजट सेट क्या होता है? वो टोटल जितने भी बंडल के सेट बनेंगे जो है कि एक कंज्यूमर बाय कर सकता है उसके इनकम से, मतलब उसकी जितनी भी इनकम होगी उससे वो जितने भी कंजम्पशन बंडल बाय कर सकता है वो बजट सेट है. बजट सेट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर की मनी पे और दोनों गुड्स की प्राइस पे. At the given price, budget set includes all those consumption bundle which cost less than or equal to his income. मतलब उसके बाद जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा कर पाएगा, या तो उससे कम करेगा या उसके बराबर करेगा. तो बजट सेट क्या शो करता है कि वो उसके बाद जितनी इनकम है उससे वो जितने बंडल खरीद सकता है वो सब वो शो कर रहा है. मतलब वो पहले गुड पे जितना भी एक्सपेंस कर रहा है और दूसरे गुड पे जितना भी एक्सपेंस कर रहा है वो दोनों या तो कम होगी उसकी इनकम से या बराबर होगी. क्लियर है? अब कंज्यूमर बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? इट रिफर टू दोज बंडल्स which cost more than money income of the consumer. अगर जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी मनी इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट है. मतलब वो पहली कमोडिटी पे जितना खर्चा कर रहा है प्लस दूसरी कमोडिटी पे जितना खर्चा कर रहा है वो अगर उसकी मनी इनकम से ज्यादा हो जाए तो वो कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट है. बजट लाइन क्या होता है? उसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं. ये बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग हिज एंटायर मनी इनकम एट अ गिवन प्राइस. मतलब एक कंज्यूमर अगर उसके पूरी इनकम का खर्चा कर दे और तो वो जितने बंडल भी उस खरीद पाएगा वो जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी वो बजट लाइन है. मतलब उसने जो पहली कमोडिटी पे खर्चा किया प्लस जो उसने दूसरी कमोडिटी पे खर्चा किया वो उसके मनी इनकम के बराबर होना चाहिए. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोस बंडल which cost the amount just equal to the income of the consumer. मतलब वो सारे बंडलों को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो बजट लाइन है. क्लियर है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार. ये बजट लाइन है, ये गुड 1 है और ये गुड 2 है. मतलब एक्स एक्सिस क्या शो कर रही है? जितना भी वो गुड 1 पे खर्चा कर रहा है, और वाई एक्सिस क्या शो कर रही है? जितना भी वो गुड 2 पे खर्चा कर रहा है. अब ये जो बजट लाइन है उस पे ये जितने भी पॉइंट्स है वो सब बंडल्स है. मतलब ये एक गुड 1 और गुड 2 के कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर परचेस कर सकता है अगर वो उसकी पूरी इनकम स्पेंड कर दे. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है जो लाइट शेड है वो पार्ट क्या शो कर रहा है कि उसका मनी इनकम पूरी स्पेंड नहीं हुई है, मतलब उसके पास कुछ पैसा बच गया, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी मनी इनकम से कम है. और ये जो बाहर वाला पार्ट है जो डार्क शेड में वो क्या शो कर रहा है कि उसकी मनी इनकम जो भी है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसका एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा हो रहा है. ठीक है? बजट लाइन AF, ये जो लाइन है वो बजट लाइन है which shows the entire income spent on good 1 and good 2. ठीक, क्लियर है? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से? ऑल पॉइंट्स ऑन AF पे जितने भी पॉइंट है वो, क्योंकि वहां पे क्या जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी मनी इनकम के बराबर हो रहा है. कौन कौन से? ABCDEF. क्लियर है? और जो भी AF के अंदर है ऑल पॉइंट्स इनसाइड टू द लेफ्ट ऑफ AF वेयर उसकी जितनी भी एक्सपेंडिचर है वो मनी इनकम से कम है. तो ये P and Q ये तीनों ऐसे केस है जहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर मनी इनकम से कम है. और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से? ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें एक्सपेंडिचर उसके मनी इनकम से ज्यादा हो जाए, उसके पास इतना मनी इनकम होगा ही नहीं तो वो उतना एक्सपेंस कर ही नहीं पाएगा, तो वो अनअटेनेबल है क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर मनी इनकम से ज्यादा हो रहा है. तो ये ST UV वगैरह जितने भी है ये सब अनअटेनेबल है. बजट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? फीचर्स क्या है बजट लाइन के? बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन अज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंट. बजट लाइन में अपन ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि जो पूरी इनकम है वो स्पेंड हो चुकी होगी, और बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है.
स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ बोथ ऑफ द गुड्स, मतलब दोनों के गुड्स के प्राइसेस पे ही बजट लाइन का स्लोप डिपेंड करता है. इट इज नेगेटिवली स्लोप और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. It implies that increase in consumption of one commodity is followed by decrease in consumption of other. अब जो इनकम है वो तो फिक्स है, तो मतलब अगर अपन को कमोडिटी 1 ज्यादा परचेस करनी है तो अपन को कमोडिटी 2 में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या नेगेटिव स्लोपिंग होता है. स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है? दोनों के प्राइस का रेशियो P1 अपॉन P2, और ये माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव स्लोपिंग है. The horizontal intercept is x-axis if entire amount is spent on good 1 and vertical वाला entire amount good on y, good 2. ये ग्राफ से देखते हैं एक बार. अगर सारा खर्चा गुड 1 पे ही कर देंगे तो वो बजट लाइन ऐसी जाएगी क्योंकि सारा खर्चा गुड 1 पे ही हुआ है, और अगर सारा खर्चा गुड 2 पे ही कर दे तो वो बजट लाइन ऐसी जाएगी क्योंकि सारा खर्चा गुड 2 पे हुआ है. फीचर्स क्लियर है. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? इसी को MRE भी बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज. The slope of budget line is the rate at which consumer is able to substitute one commodity for other in the market. अभी अपन ने समझा अगर एक गुड को ज्यादा परचेस करना है तो दूसरे गुड को अपन को कम परचेस करना पड़ेगा. In other words, slope of the budget line is equal to ratio of prices of the two goods. अभी अपन ने पढ़ा कि जो प्राइस 1 और प्राइस 2 का जो भी रेशियो है उसका अगर नेगेटिव करे तो वो स्लोप ऑफ बजट लाइन है. It measures the amount of change in good 2 required per unit of change in good 1 among the budget line. मतलब अगर गुड 2 में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए गुड 1 में कितना चेंज करना पड़ेगा वो स्लोप ऑफ बजट लाइन बताता है, या वो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है. हेंस प्राइस रेशियो और MRE इज द रेट एट व्हिच कंज्यूमर हैज टू सैक्रिफाइस यूनिट Y टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ X. मतलब MRE क्या है? रेट ऑफ सैक्रिफाइस है किसकी? कितना है Y की यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर अपन को एक और यूनिट X का प्रोड्यूस करना है तो. समझ में आ गया? चेंज इन बजट लाइन किस पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर पे, इनकम पे और दोनों की प्राइस पे. एक एक करके समझते हैं कि हर केस में बजट लाइन कैसे चेंज होगी. जब इनकम में चेंज होगा, assuming that price of the both good remains same या unchanged, budget will be changed with the change in income of the consumer as follows. assumption क्या है कि जो बाकी दोनों गुड्स की प्राइस है वो सेम होगी. तो दो केस है, एक तो इंक्रीज इन इनकम और एक डिक्रीज इन इनकम. पहले इंक्रीज इन इनकम देखते हैं. cause a parallel rightward shift. जब इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन ऊपर उठेगी, राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगी. क्यों? क्योंकि पहले इतनी इनकम थी, अब इनकम बढ़ गई है, प्राइस तो सेम ही है, इनकम बढ़ गई है तो ज्यादा गुड्स खरीद पाएगा दोनों की. तो ये गुड 1 भी ज्यादा खरीद पा रहा है इतना, और गुड 2 भी इतना ज्यादा खरीद पा रहा है. तो दोनों अगर ज्यादा खरीद पा रहा है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी. वैसे ही जब इनकम कम होगी तब गुड 1 की भी कम कमोडिटी खरीद पाएगा और गुड 2 की भी कमोडिटी कम खरीद पाएगा. तो अगर पहले ये बजट लाइन थी तो अब दोनों गुड्स कम खरीद पाएगा तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी. क्लियर है? एन इंक्रीज ऑफ एन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर while prices of good 1 and good 2 remain unchanged cause a parallel rightward shift to the budget line from AB to A1 B1. It means that consumer now can buy a larger quantity of both the goods. इनकम बढ़ेगी तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है, इसलिए वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. वैसे डिक्रीज के केस में जब इनकम कम होगी तो वो दोनों की गुड्स की क्वांटिटी कम परचेस करेगा, इसलिए वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी. क्लियर है? चेंज इन इनकम के बाद जब प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज होगी उस केस में क्या होगा तब देखते हैं. अब अगेन प्राइस या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. अजम्पशन इसमें क्या होगा, जो प्राइस ऑफ गुड 2 है और जो इनकम है वो दोनों अनचेंज रहेगी, वो दोनों सेम रहेगी. तो इंक्रीज के केस में क्या होगा, गुड 1 की प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज होगी तो पहले अगर वो B क्वांटिटी खरीदता था तो अब कम क्वांटिटी खरीद पाएगा, B1 क्वांटिटी खरीद पाएगा क्योंकि इनकम तो सेम है. तो इसलिए ये एक्स एक्सेस में थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होगा. और अगर डिक्रीज हो रही है प्राइस गुड 1 की तो वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएगा. तो पहले अगर B क्वांटिटी खरीदता था तो अब B1 क्वांटिटी खरीदेगा, तो ये हल्का सा राइटवर्ड शिफ्ट होगा एक्स एक्सेस पे. पढ़ लेते हैं एक बार. एन इंक्रीज इन प्राइस गुड 1 विल मेक द बजट लाइन स्टीपर. स्टीपर मतलब थोड़ा सा कम फैला हुआ. द कंज्यूमर विल नाउ बाय लेस ऑफ गुड 1 सो द कर्व रोटेट टू लेफ्ट फ्रॉम AB टू AB1. ये AB से AB1 थोड़ा सा रोटेट हो गया. और डिक्रीज के केस में AB से AB2 लाइन थोड़ी सी और फ्लैटर होगी. ये वर्ड याद रख लेना,
इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वन के केस में स्टीपर होगा और डिक्रीज इन प्राइस वन के केस में फ्लैटर होगा। क्लियर है। लास्ट केस है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू। अगर गुड टू के प्राइस में चेंज हो रहा है तो गुड टू अपन वाई एक्सिस पे शो कर रहे थे। अजम्पशन क्या होंगे, प्राइस ऑफ गुड वन एंड इनकम जो है वो अनचेंज रहेगी, मतलब सेम रहेगी। और अगेन दो केस होंगे, या तो प्राइस बढ़ेगी गुड टू की या प्राइस कम होगी। अगर गुड टू की प्राइस बढ़ी तो अपन कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो पहले अगर ए क्वांटिटी खरीद रहे थे तो अब A1 क्वांटिटी खरीद पाएंगे, थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए ये थोड़ा सा वाई एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा नीचे की साइड। और अगर प्राइस कम हो रही है तो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, तो पहले ए खरीद रहे थे तो अब A2 खरीद पाएंगे, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। इन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड टू विल रोटेट द बजट लाइन टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम AB टू A1B। ये AB से A1B हो गई। एज नाउ ही कैन बाय लेस ऑफ गुड टू, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है तो गुड टू कम खरीद पाएगा। और डिक्रीज के केस में उसका अपोजिट। क्लियर है। अब इंडिफरेंस कर्व पे जाने से पहले एक लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है। इट रेफर्स टू द रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस बाय अ कंज्यूमर व्हेन अ कंज्यूमर रैंक्स हिज प्रेफरेंस रिगार्डिंग डिफरेंट बंडल्स, इट इज टर्म्ड एज स्केल ऑफ प्रेफरेंस। मतलब जो कंज्यूमर है वो प्रेफरेंस को रैंकिंग दे रहा है, जो भी बंडल है उनको प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक कर रहा है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो बंडल ए को बंडल बी से ज्यादा प्रेफरेंस देगा, या बंडल बी को बंडल ए से ज्यादा प्रेफरेंस देगा, या जो दोनों बंडल है वो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। तो बंडल्स को उसके प्रेफरेंस के हिसाब से रैंकिंग देना वो स्केल ऑफ प्रेफरेंस है। क्लियर है। अब इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है वो समझते हैं। An indifferent schedule may be defined as the schedule of various bundle of goods that give equal level of satisfaction to the customer. Hence, a consumer becomes indifferent between them. मतलब ऐसे दो बंडल्स जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंडल ए है जिसमें गुड वन की क्वांटिटी है 1 और गुड टू की क्वांटिटी है 12। ये टोटल जो 13 क्वांटिटी में से जितना भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बंडल बी के बराबर मिल रहा होगा। बंडल जबकि बंडल बी में गुड वन की क्वांटिटी सिर्फ 2 है और गुड टू की क्वांटिटी 8 है। तो मतलब ये दोनों मिला के जितना भी उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे उतना ही सेटिस्फेक्शन ये दोनों मिला के दे रहे होंगे, उतना ही सेटिस्फेक्शन ये दोनों और ये दोनों दे रहे होंगे। तो इंडिफरेंट शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल ऑफ वेरियस बंडल्स दैट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स। इंडिफरेंट शेड्यूल समझ में आ गया। अब इंडिफरेंस कर्व देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ indifferent schedule is indifferent curve. This curve represent this combination of goods which give equal satisfaction to the customer. Again वही अभी अपन ने देखा था, जो बंडल ए था उसमें गुड वन की 1 यूनिट थी और गुड टू की 12 यूनिट थी, और जो बी बंडल था उसमें गुड वन की 2 यूनिट्स और गुड टू की 8 यूनिट्स थी। और जो बंडल ए और जो बंडल बी है वो दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। वही टेबल थी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो इंडिफरेंस कर्व होता है। क्लियर है। इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, MRS। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ टूल ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब MRS एक ऐसा टूल है जो इंडिफरेंस कर्व को एनालाइज करता है। उसको MRS मींस द रेट एट विच ए कंज्यूमर विल फॉरगो द सक्सेसिव यूनिट ऑफ वन गुड फॉर मार्जिनल इंक्रीज इन अनदर गुड। मतलब MRS क्या है? एक रेट है जिस रेट पे कंज्यूमर किसी एक गुड को सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड के लिए, वो रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। MRS of good 1 for good 2 is the number of unit of good 2 that a consumer is willing to give up for the additional unit in good 1 so that to maintain same level of satisfaction. MRS X1 X2 क्या है? तभी यूनिट वो X2 को सैक्रिफाइस करने को तैयार है X1 के गेन के लिए। वो जो रेट है, ये जो रेशियो है वो MRS है। क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की। 5 प्रॉपर्टी है टोटल। पहली है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। एक इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड होता है। इट मींस दैट इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप मतलब नेगेटिव स्लोप। इट इज बिकॉज इफ द कंज्यूमर वांट टू हैव मोर यूनिट ऑफ गुड वन, he will have to reduce the number of unit of another good in order to maintain same level of satisfaction. For example, अगर वो गुड वन की x यूनिट और गुड टू की y यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, अब अगर उसको x की यूनिट बढ़ानी है, x से x1 पे जाना है, तो उसको y की यूनिट कम करनी पड़ेगी, तो y से y1 पर आना पड़ेगा। तो एक यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट हमेशा उसको कम करनी पड़ेगी,
ताकि वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन कर पाए, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्लियर है? रीजंस याद रखना। दूसरी प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये इस शेप में होता है। मुड़ा हुआ क्यों होता है? डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो डिमिनिशिंग होता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। क्लियर है? तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से। तीसरी प्रॉपर्टी है एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब अगर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना है तो जो भी राइट में होगा, जो भी ऊपर होगा, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा। तो इस केस में IC1 से ज्यादा IC2 दे रहा होगा सेटिस्फेक्शन, और IC2 से ज्यादा IC3, और IC3 से ज्यादा IC4। क्लियर है? चौथी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट कट ईच अदर। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक डायग्राम में देखना है, ये एक्स एक्सिस जो गुड 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस गुड 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो IC1 है वो अलग अलग बंडल का कॉम्बिनेशन है। एक IC पे अगर दो बंडल है तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे, मतलब ये जो IC1 पे दो बंडल है A और B, ये दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे, तो A और B दो बराबर हुए। वैसे जब IC2 की बात करें तब उसमें A और C ये दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे, तो A और C भी बराबर हुए। बट अब इस केस में अगर A B के बराबर है, A C के बराबर है, तो B और C भी बराबर होंगे। लेकिन B और C यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं क्या? B C से ज्यादा है, क्योंकि जो भी इंडिफरेंस कर्व राइट में होती है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, तो जो B जो सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा वो C से ज्यादा दे रहा होगा, है ना? तो B इज ग्रेटर देन C हो गया। तो मतलब जो रिजल्ट आया वो कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो मतलब दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर? इट इज बिकॉज इफ दे कट ईच अदर द रिजल्ट विल बी पैराडॉक्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया? लास्ट प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की कि नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। IC कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती है। क्यों? अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगी मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पे जो गुड 2 का कंजम्पशन है वो तो जीरो हो गया, और अगर कंजम्पशन जीरो हो गया तो अपना जो अजम्पशन था कि कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स होना चाहिए, तो अगर एक गुड जीरो हो जाएगा तो एक ही गुड का कंजम्पशन बचेगा, तो वो अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। वैसे ही अगर B पे टच हो रहा तो इस केस में गुड 1 का कंजम्पशन जीरो हो गया, तो वो अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगी। क्लियर है? अब इतना समझ में आ गया हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ IC एनालिसिस इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर व्हाट ए कंज्यूमर वांट्स टू बाय कोइंसाइड्स विद व्हाट ही कैन बाय, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर कितना खरीदना चाह रहा है वो किसके बराबर है, कितना वो खरीद सकता है। क्या खरीदना चाह रहा है? वांट टू बाय तो किससे शो होता है? इंडिफरेंस कर्व से। और व्हाट ही कैन बाय किससे शो होता है? प्राइस लाइन, मतलब बजट लाइन से। दो चीज, बजट लाइन मतलब उसकी इनकम लाइन, और इंडिफरेंस में, इन दोनों की हेल्प से अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं बजट लाइन और इंडिफरेंस में होता क्या है। प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या है? द लाइन शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज good 1 and good 2 which a consumer can actually buy at a given level of income and price of good 1 2। अगर इनकम और प्राइस ऑफ गुड 1 और गुड 2 दी है तो वो कंज्यूमर उससे कितना एक्चुअली में बाय कर सकता है वो शो करती है प्राइस लाइन या बजट लाइन। और इंडिफरेंस मैप क्या है? द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंट मैप। इन दिस हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का सेट, वो होता है इंडिफरेंस मैप। और अपन ने ये तो पढ़ा ही था, जो भी हायर IC होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। क्लियर है? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? टू डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोथ द प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस मैप आर कंबाइंड टुगेदर। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट द कंडीशंस आर, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कर्व के केस में कंडीशंस क्या है? प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट मतलब इंडिफरेंस कर्व पे सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे वो प्राइस लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ पॉइंट। ये तो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी थी कि वो इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है। और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस। तो जो MRS है वो PX अपॉन PY के बराबर होना चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये अलग अलग IC थे। हायर IC जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और ये जो
AF है वो प्राइस लाइन है या बजट लाइन है, तो ये IC2 पे इस E पॉइंट पे ये जो AF है वो टेंजेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो E पॉइंट हुआ वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। अगर ये बजट लाइन कुछ ऐसी होती तो ये G पे इंटरसेक्ट कर रही होती IC3 पे, तो ये जो G पॉइंट होता वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता। लेकिन अभी इस केस में ये जो AF है वो अपनी प्राइस लाइन है, ये जो IC2 है वो अपना इंडिफरेंस कर्व है, और IC2 इंडिफरेंस कर्व पे E पॉइंट पे ये जो AF है वो टेंजेंट हो रहा है, इसलिए जो E पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एट पॉइंट E AF इज टेंजेंट टू IC2, ठीक है, तो AF जो है वो IC2 का टेंजेंट है। एट द पॉइंट E इंडिफरेंस कर्व IC2 इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स है, मतलब इस शेप में इसलिए कॉन्वेक्स है, और ये जो स्लोप ऑफ IC2 है वो प्राइस ऑफ लाइन के बराबर है, Px/Py के बराबर है। क्लियर है? अब अगले लेक्चर में थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। थैंक यू।